हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा केंद्र में। जैसे कि आप सब जानते हैं, कल जो है इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, फाइनेंस इंस्पेक्टर का। तो वहाँ पे फाइनेंस एंड अकाउंट्स के क्वेश्चंस आने हैं 36 मार्क्स के। तो आज हम जो हैं वो पार्ट 3 लेकर आए हैं अपना फाइनेंस एंड अकाउंट्स का। इस पार्ट 3 में आपके हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं 45 क्वेश्चंस, लेकिन इन 45 क्वेश्चंस में जो है आपके सारे टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जो जो टॉपिक मेंशन किए गए हैं हमारे फाइनेंस एंड अकाउंट्स में, वही टॉपिक्स जो है आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। लेकिन सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। और प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है। विच एजेंसी रेगुलेट्स द मनी सप्लाई इन इंडिया? कौन सी एजेंसी रेगुलेट करती है मनी सप्लाई इंडिया में? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नन ऑफ द अबव। तो जो एजेंसी रेगुलेट करती है मनी सप्लाई इंडिया में वो है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। Which of the following is not a function of the central bank of a country? इसमें से कौन सा जो है वो फंक्शन नहीं है सेंट्रल बैंक का? Being the custodian of foreign exchange reserves, accepting deposits from the general public, both A and B are correct, both A and B are incorrect. तो जो सेंट्रल बैंक का फंक्शन नहीं है वो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द जनरल बैंक। ये हमारे RBI का, जो इंडिया में RBI है सेंट्रल बैंक, उसका फंक्शन नहीं है ये। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक्स? कौन सी स्टेटमेंट सही है क्रेडिट क्रिएशन के बारे में? बैंक्स क्रिएट क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ देयर टोटल एसेट्स, बैंक्स क्रिएट क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट्स, बैंक्स क्रिएट क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ टोटल सिक्योरिटीज, बैंक्स क्रिएट क्रेडिट आउट ऑफ नथिंग। तो बैंक्स जो क्रेडिट क्रिएट करते हैं वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ टोटल डिपॉजिट्स, कि टोटल डिपॉजिट्स कितना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप दैट द सेंट्रल बैंक विल टेक टू इंक्रीज द ओवरऑल अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट? इसमें से कौन सा स्टेप है जो सेंट्रल बैंक लेगा? ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं, it will sell the government securities in the market, it will buy more government securities from the market, it will raise the reverse repo rate, it will raise the repo rate। तो इसका आंसर है कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो क्या करेगा कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा मार्केट में। तो ऑप्शन नंबर ए, ताकि वो इंक्रीज कर सके ओवरऑल अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका आंसर है। What distinguishes a bank from other financial institutions? क्या अलग करता है एक बैंक को बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से? Accepting time deposits as a courtesy, accepting demand deposits, lending, या accepting loans and borrowings। तो ये जो अलग करता है वो है एक्सेप्टिंग डिमांड डिपॉजिट्स। बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो बैंक है वो हमारा एक्सेप्ट करता है डिमांड डिपॉजिट्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। द अमाउंट ऑफ मनी इन इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय? जितनी भी मनी है इंडिया में वो कौन कंट्रोल करता है? प्लानिंग कमीशन, कमर्शियल बैंक्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो जितने भी मनी है हमारे इंडिया में वो कंट्रोल करता है हमारा रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर डी, RBI। आइडेंटिफाई द इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स, मेक लोन्स एंड मेक इन्वेस्टमेंट्स विद द इंटेंशन ऑफ प्रॉफिटिंग। ऐसे इंस्टीट्यूट को आइडेंटिफाई कीजिए जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, लोन्स देता है, इन्वेस्टमेंट्स देता है और उसका मोटिव होता है प्रॉफिटिंग का। सबसे पहले नाइदर, कि कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है, या फिर सेंट्रल बैंक, या फिर दोनों, या फिर कमर्शियल बैंक। तो इसका आंसर है हमारा कमर्शियल बैंक। ये ऐसा इंस्टीट्यूट है
जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, लोन्स देता है, इन्वेस्टमेंट्स देता है, और इसका जो मोटिव होता है वह प्रॉफिट अर्न करना। ऑप्शन नंबर डी। एन एक्सपेंडिचर दैट बेनिफिट्स ओनली द करंट पीरियड इज नोन एज। ऐसा एक्सपेंडिचर जो बेनिफिट करता है सिर्फ करंट पीरियड के लिए, तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, करंट एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या डेफर्ड एक्सपेंडिचर? तो वो है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एन एक्सपेंडिचर that is not written off in one accounting period is termed as revenue expenditure, capital expenditure, deferred expenditure या current expenditure? तो वो होता है हमारा capital expenditure. Depreciation is generated due to increase in the value of liability, decrease in capital, wear and tear, decrease in the value of assets. जो डेप्रिसिएशन है वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि जब हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमारी मशीनरी है, वो यूज़ होती जाती है और उसकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होती जाती है। जैसे कि अब कभी उसमें कोई ख़राबी आ गई, कभी कोई ख़राबी आ गई, इसलिए इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वेयर एंड टेयर। टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट कैन नॉट एक्सीड इट्स। जो टोटल अमाउंट है डेप्रिसिएशन की, वो एक एसेट की, वो किसको एक्सीड नहीं कर सकती है? उसकी डेप्रिशिएबल वैल्यू को, स्क्रैप वैल्यू को, मार्केट वैल्यू को, नन ऑफ दीज। तो वो इसकी डेप्रिशिएबल वैल्यू को एक्सीड जो है वो नहीं कर सकती है। ओके। सैल्वेज वैल्यू मीन्स, सैल्वेज वैल्यू क्या होती है? डेफिनेट सेल प्राइस ऑफ द एसेट, cash to be received when life of the asset ends, cash to be paid when asset is disposed of, estimated disposal value। तो salvage value होती है हमारी estimated disposal value, ये मैं depreciation के अंडर ही आती है। Depreciation is calculated under diminishing balance method based on। जब depreciation को हम कैलकुलेट करते हैं diminishing balance method के अंडर, तो वो किस पे बेस्ड होती है? ओरिजिनल वैल्यू, बुक वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, नन ऑफ देम। तो वो हमारी बेस्ड होती है बुक वैल्यू पे। ऑप्शन नंबर बी, बुक वैल्यू। यानी कि जब डेप्रिसिएशन को हम कैलकुलेट करते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अंडर, तो वो किस पे बेस्ड होती है? बुक वैल्यू पे। रिगार्डलेस ऑफ हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू प्रोड्यूस एंड सेल इन्वेंट्री, इस चीज़ को छोड़कर कि कितना टाइम लगता है प्रोड्यूस करने में या सेल करने में इन्वेंट्री को हमेशा क्या रखा जाता है? इन्वेंट्री इज ऑलवेज कंसीडर्ड टू बी अ करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म एसेट, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। जितना मर्जी टाइम लगे उसे बेचने में या उसे बनाने में, इन्वेंट्री हमेशा हमारी करंट एसेट ही होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका आंसर है। द लेटेस्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज इज चेंज टू प्रोडक्शन but the old prices are charged on inventories on hand. What is it? Average, LIFO, FIFO, perpetual। तो वो होता है हमारा LIFO, LIFO, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, LIFO का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO। What does FIFO mean? FIFO क्या होता है? फिनिश स्टॉक इन, फिनिश स्टॉक आउट, फैब्रिकेशंस इनवर्ड, फैब्रिकेशंस आउटवर्ड, फाइनल इनपुट, फाइनल आउटपुट या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे लीफो है लास्ट इन फर्स्ट आउट, वैसे फीफो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑल रेवेन्यू रिसीट्स आर एंटर्ड ऑन द डैश साइड। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जितने भी रेवेन्यू रिसीट्स हैं उनको कौन सी साइड एंटर किया जाता है? लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, लाइबिलिटी या एसेट? उन्हें किया जाता है राइट हैंड साइड पे एंटर। ऑप्शन नंबर बी, राइट हैंड साइड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट्स, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली क्या इंडिकेट करता है? कैश बैलेंस, कैपिटल फंड, सरप्लस या डेफिसिट, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमेशा बताता है सरप्लस या फिर डेफिसिट। ऑप्शन नंबर C। Which of the following is an example of a non-profit organization? इसमें से कौन सी जो एग्जाम्पल है किसकी? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। कॉरपोरेशंस, ऑडिट फर्म्स,
इंश्योरेंस कंपनीज, पब्लिक हॉस्पिटल्स। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल है हमारी पब्लिक हॉस्पिटल्स। सरप्लस और प्रॉफिट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर not distributed among members, may be or may not be distributed among members, it is debited to the general fund, distributed among members। तो जितना भी सरप्लस या प्रॉफिट्स होते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, वो मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका आंसर है, इट इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेंबर्स। एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज बेस्ड ऑन, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट किस पे बेस होता है? मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मैनेजमेंट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो वो होता है हमारा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे बेस्ड। ऑप्शन नंबर सी, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सेल ऑफ द ओल्ड न्यूज़पेपर इज, पुराने अखबारों को बेचना क्या है? एसेट, रेवेन्यू रिसिप्ट, प्रॉफिट या कैपिटल रिसिप्ट। तो पुरानी अखबारों को बेचना ये है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट। ऑप्शन नंबर बी, रेवेन्यू रिसिप्ट। व्हाट इज द पर्सन नोन एज हु ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं जो ड्रॉ करता है बिल ऑफ एक्सचेंज? ड्रॉअर, पेई, ड्रॉई, नन ऑफ द अबव। उसको हम बोलते हैं ड्रॉअर, DRAWER, drawer। When the drawee signs the bill, it is considered as, जब ड्रॉई जो है वो साइन करता है बिल तो उसे क्या बोला जाता है? रिटायर्ड, एक्सेप्टेड, रिन्यूड, एंडोर्स्ड। उसको बोला जाता है एक्सेप्टेड। जब ड्रॉई साइन कर देता है बिल उसको बोला जाता है एक्सेप्टेड। When the bill is noted from the notary public, it is known as, जब बिल को नोटेड किया जाता है नोटरी पब्लिक से उसे क्या बोला जाता है? नोटिंग, डिस्काउंटिंग, एक्सेप्टिंग, नन ऑफ द अबव। उसे बोला जाता है नोटिंग। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड्स, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या इंक्लूड करता है? एन ऑर्डर टू पे, अ रिक्वेस्ट टू पे, अ प्रॉमिस टू पे, ऑल ऑफ द अबव। तो ना ही रिक्वेस्ट ना ही कोई प्रॉमिस, वो एक ऑर्डर होता है जो पे करना होता है, इसलिए एन ऑर्डर टू पे। What is it called when the acceptor refuses to pay the full amount of a bill's holder when the bill reaches its maturity date? उसे क्या बोला जाता है जब जो एक्सेप्टर है वो रिफ्यूज़ कर देता है फुल अमाउंट बिल की पे करने के लिए, जब बिल की जो मेच्योरिटी डेट है वो हो जाती है? रिटायर्ड बिल, ऑनर्ड बिल, एंडोर्स्ड बिल या डिसऑनर्ड बिल। तो हम उसे बोलते हैं डिसऑनर्ड बिल। जब बिल होल्डर जो है उसको जो है एक्सेप्टर रिफ्यूज़ कर देता है पैसे देने के लिए, फुल अमाउंट देने के लिए, और बिल जो है उसकी मेच्योरिटी डेट पे पहुंच जाता है, तो उसे हम बोलते हैं डिसऑनर्ड बिल। अ गवर्नमेंट बजट कुड बी मेट थ्रू आइदर प्रिंटिंग ऑफ नोट्स और इट कुड बी बोरोड, इट इज़ नोन एज डैश ऑफ द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट का बजट है वो पूरा हो सकता है या तो नोट्स को प्रिंट करने से या तो बोरो करने से, तो उसे क्या बोला जाता है? कैपिटल ऑफ द गवर्नमेंट, मार्केट बोरिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, एक्सपेंस ऑफ द गवर्नमेंट और एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। उसे बोला जाता है मार्केट बोरिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर बी, मार्केट बोरिंग्स। द गवर्नमेंट अमेंडेड द RBI एक्ट टू हैंड ओवर द जॉब ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया टू। गवर्नमेंट ने अमेंड किया था RBI एक्ट को ताकि वो जो मॉनेटरी पॉलिसी मेकिंग की जॉब है इंडिया में वो किसको दे सके? किसको दी थी उन्होंने? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी, टैक्स रिफॉर्म कमेटी, सिलेक्शन कमेटी। तो उन्होंने वो दी थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। ऑप्शन नंबर ए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट पेमेंट बैंक? ये आपके सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे आपके टॉपिक्स जो है टॉपिक वाइज दिए गए हैं। मैंने आपके लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चंस ही लेकर आई हूँ। चलिए 30th क्वेश्चन है आपका, विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट पेमेंट बैंक? इंडिया का पहला पेमेंट बैंक कौन सा था? पेटीएम पेमेंट्स बैंक, जियो पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक। तो इंडिया का पहला पेमेंट बैंक है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। ऑप्शन नंबर सी, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। क्रेडिट कैन बी क्रिएटेड बाय, ठीक है, RBI, फॉरेन बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स।
तो वो कमर्शियल बैंक से क्रिएट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, कमर्शियल बैंक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द आरबीआई? इसमें से कौन सा जो फंक्शन है आरबीआई का नहीं है? प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, इशुएंस ऑफ कॉइन्स, कस्टडियन ऑफ फॉरेन करेंसी। तो आरबीआई प्रिंटिंग भी करती है, कंट्रोल भी करती है और कस्टडी भी लेती है फॉरेन करेंसी की। तो इशुएंस ऑफ कॉइन्स जो है ये इसका फंक्शन नहीं है। विच इज़ द फर्स्ट कमर्शियल बैंक इनकॉर्पोरेटेड बाय द इंडियंस इन 1881? पहला कमर्शियल बैंक 1881 में जो इनकॉर्पोरेट हुआ था वो कौन सा था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, अवध कमर्शियल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो वो है हमारा अवध कमर्शियल बैंक। ऑप्शन नंबर बी, अवध कमर्शियल बैंक। बैंकिंग सेक्टर फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स? जो बैंकिंग सेक्टर है वो किस सेक्टर में आती है? इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, नन ऑफ दिस। तो बैंकिंग मीन्स बैंकिंग में सर्विस प्रोवाइड होती है, इसलिए ये आती है हमारी सर्विस सेक्टर में। विच ऑफ दीज कैन नॉट बी इशूड बाय अ पेमेंट बैंक? इसमें से कौन सी चीज़ है जो पेमेंट बैंक इशू नहीं करता है? एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑल ऑफ द अबव। तो जो पेटीएम बैंक है वो एटीएम कार्ड भी देता है, डेबिट कार्ड देता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं देता है, इसलिए इसका ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड। इसका जो आंसर है वो है क्रेडिट कार्ड, की पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देता है। इन विच ईयर वॉज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? कौन से साल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड हुआ था? 1935, 1947, 1950, 1966। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ था 1935 में। विच ऑफ दीज अकाउंट्स कैन बी ओपनड इन अ पेमेंट बैंक? इसमें कौन से अकाउंट्स जो हैं वो पेमेंट बैंक में हम ओपन कर सकते हैं? सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, बोथ ए एंड बी या नन। तो सेविंग्स अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, करंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द करंट रेपो रेट सेट बाय द आरबीआई एज ऑफ February 2024? क्या करंट रेपो रेट है जो आरबीआई ने सेट किया है फरवरी 2024 तक? 4%, 5.5%, 6%, 6.5%। तो वो है हमारा 6.5%, ऑप्शन नंबर डी, 6.5%। द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन द डैश। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है वो रिकॉर्ड करता है इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कौन सी साइड में? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो वो करता है हमारा क्रेडिट साइड पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिट साइड। अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस विच ऑफ दिस इज अ कैपिटल एसेट? कौन से जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें से कौन सा जो है वो हमारा कैपिटल एसेट है? टैक्स रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, डिसइन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल ग्रांट्स। तो जो हमारा डिसइन्वेस्टमेंट है ये हमारा है कैपिटल एसेट। व्हेन पेमेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर मोर देन रिसिप्ट्स? जो पेमेंट्स हैं फॉरेन एक्सचेंज की जब वो ज़्यादा हो जाती हैं रिसिप्ट से, देन द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज, तब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? सरप्लस, डेफिशिट, बैलेंस्ड या नन ऑफ द अबव। तब हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो होता है डेफिशिट। जब पेमेंट ज़्यादा हो जाती हैं और रिसीट्स कम होती हैं तो जो BOP है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट वो हमारा हो जाता है डेफिशिट। What is the name of the digital currency launched by the RBI? क्या नाम है उस डिजिटल करेंसी का जो RBI ने लॉन्च की है? ई-रूपी, डिजी कैश, पेटीएम या फ़ोन पे? तो वो है ई-रूपी, ऑप्शन नंबर ए, ई-रूपी। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ अ डैश कंसेप्ट एज कम्पेयर टू बैलेंस ऑफ ट्रेड। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो कैसा कंसेप्ट है एज कम्पेयर टू बैलेंस ऑफ ट्रेड? ब्रॉडर है, नैरोअर है, सिमिलर है या नन ऑफ द अबव। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो ब्रॉडर कंसेप्ट है एज कम्पेयर टू बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड थोड़ा छोटा कंसेप्ट है पर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है। When was the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003 enacted? कब जो है हमारा जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट है वो इनेक्ट हुआ था? 26 जुलाई को, 26 अगस्त को, 26 सितंबर को, 26 अक्टूबर को?
तो वो हुआ था हमारा 26 अगस्त को। ऑप्शन नंबर बी 26 अगस्त। Which among the following document defines the relationship between a company and outsiders? कौन सा डॉक्यूमेंट है जो डिफाइन करता है रिलेशनशिप कंपनी में और आउटसाइडर्स के बीच में? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस या ऑल ऑफ द अबव? तो वो है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये डिफाइन करता है कि रिलेशनशिप बिटवीन अ कंपनी एंड आउटसाइडर्स। तो ये थे हमारे आज के पार्ट थर्ड के क्वेश्चन फाइनेंस एंड अकाउंट्स के। जिन बच्चों का कल एग्जाम है इंस्पेक्टर का, आई विश देम वेरी बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्ज़ाम्स करके आइएगा, अपने जो भी एग्ज़ाम है आपका अच्छे से कीजिएगा। और ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।